तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आदर्श की ऑनलाइन क्लास के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो पिछले वीडियो के अंदर हम टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो था आपके मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के बारे में, और मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के हमने विचलन पढ़े, और ये टॉपिक वैसे हटा दिया गया है आपके आरबीएसई के सिलेबस से, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वो जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है। इसका नाम है मानव में लिंग निर्धारण। किसके बारे में हम बात करेंगे? लिंग निर्धारण के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से मानव में लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो लिंग निर्धारण की यदि बात करें तो इनका निर्धारण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। गुणसूत्र आपको पता ही है जैसे कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के। एक तो आते हैं लिंग गुणसूत्र, और दूसरा आता है आपके अलिंग गुणसूत्र। तो लिंग और अलिंग गुणसूत्र जो होते हैं ये दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो आते हैं अलिंग गुणसूत्र, और 2 गुणसूत्र जो होते हैं इनमें आते हैं एक्स व वाई। ये 2 क्रोमोसोम किस में आते हैं? लिंग गुणसूत्रों में आते हैं, या इनको एलोसोम या लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम इनको कहा जाता है। ठीक है, कुल 46 में से 44 कौन से हो जाएंगे? अलिंग गुणसूत्र हो जाते हैं, और 2 क्रोमोसोम होते हैं कौन से? लिंग गुणसूत्र, जिनके द्वारा ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं जिनके द्वारा किसका निर्धारण होता है? लिंग का निर्धारण होता है। और ये जो ऑटोसोम्स होते हैं या अलिंग गुणसूत्र होते हैं इनको दैहिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैहिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, जो क्या करेंगे? दैहिक गुणों का यानी शारीरिक लक्षणों का निर्धारण करने का काम करते हैं, शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये काम होता है अलिंग गुणसूत्र का, जो कितने होते हैं? 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए इसमें लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है मनुष्य में, इसकी यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले जब गैमेट्स बनते हैं तो मेल गैमेट्स की यदि हम बात करें तो मेल गैमेट्स में सबसे पहले नर ले लेते हैं आप। नर के अंदर 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 हो गए। ये पिता होता है, और माता के अंदर या स्त्री के अंदर यदि बात करें तो उसमें 44 प्लस XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये होती है माता। तो इनमें सबसे पहले जब हम निषेचन करवाते हैं तो सबसे पहले इनमें गैमेट फॉर्मेशन की क्रिया होती है। यहाँ पर क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से जो क्रोमोसोम बनते हैं वो जो स्पर्म बनते हैं उसमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो जिनमें 22 प्लस X क्रोमोसोम होते हैं, और दूसरा जिनमें 22 प्लस Y क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इनमें 23 क्रोमोसोम होंगे प्रत्येक स्पर्म के अंदर, और इनमें से 22 तो क्या होते हैं? दैहिक गुणसूत्र होते हैं या अलिंग गुणसूत्र होते हैं। एक लिंग गुणसूत्र होता है जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं स्पर्म या शुक्राणु जिनके अंदर X क्रोमोसोम होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें Y क्रोमोसोम होते हैं।
मादा की यदि हम बात करें तो इसमें गैमिट फॉर्मेशन के अंदर सारे के सारे जो गैमिट्स बनते हैं वो एक ही प्रकार के होंगे। वैसे प्रत्येक महीने एक ही बनेगा इसमें ओवम, तो उसमें केवल 22 + x 22 + x वाले ही क्रोमोजोम वाले स्पर्म ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं आपके स्पर्म या शुक्राणु, और ये होते हैं ओवम। तो जब स्पर्म को ओवम, इनमें स्पर्म और ओवम का संलयन होता है यानी निषेचन की जब क्रिया होती है, तो निषेचन क्रिया के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, दो प्रकार की संतति, जब X और X क्रोमोजोम का संलयन होता है तो 44 + XX मतलब लड़की पैदा होती है। ठीक है, मतलब कि वे शुक्राणु जिनमें X क्रोमोजोम हो, ये शुक्राणु जब ओवम के साथ में संलयन करते हैं यानी इनका जब निषेचन होता है तो लड़की पैदा होती है, क्योंकि इसमें दोनों XX क्रोमोजोम आ जाते हैं। अब जब दोनों XX क्रोमोजोम होते हैं तो वो क्या होती है, वो संतान लड़की होती है। और दूसरा, जब Y क्रोमोजोम युक्त स्पर्म जो है वो इस अंडाणु को निषेचित करता है, तो इसमें 44 + XY क्रोमोजोम आ जाते हैं, और ये होता है, यह संतान होता है लड़का। क्या है, लड़का होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें क्या होता है, लिंग का निर्धारण किया जाता है मानव के अंदर। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया मानव में लिंग निर्धारण। और मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। और लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो X और एक Y। तो X क्रोमोजोम जो होते हैं ना, ये X क्रोमोजोम, जब X क्रोमोजोम युक्त जो स्पर्म है यानी शुक्राणु है, जब माता के ओवम को निषेचित करते हैं, अंडाणु को निषेचित करते हैं, तो लड़की पैदा होती है। और जब Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु मादा के अंडाणु को निषेचित करते हैं तो लड़का पैदा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मानव में लिंग निर्धारण। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर जो है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ये कंप्लीट होता है। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। गुणसूत्रीय विकृतियाँ। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के यानी गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि गुणसूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गुणसूत्र क्या होंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनमें ये विकृतियाँ पैदा होती हैं। तो सबसे पहले देखिए गुणसूत्र क्या होते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, ये ऐसी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो कहाँ पाई जाती है, ये मनुष्य कोशिका, शरीर की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली धागेनुमा आनुवंशिक संरचना होती है। और ये संरचनाएं क्या करती है, ये संरचनाएं आनुवंशिकता की वाहक होती है जो लक्षणों को जनकों से संतति में ले जाने का काम करती है। इन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है, इनको क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया क्रोमोसोम। अब देखते हैं हम क्रोमोसोम के प्रकार। यदि गुणसूत्र के प्रकारों की यदि बात करें तो गुणसूत्र अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर देखें तो वायरस के अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसे
वायरल क्रोमोसोम या वायरल गुणसूत्र कहा जाता है। दूसरा आता है आपके प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र या प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। और तीसरा आता है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, वायरल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, 3 प्रकार के यहाँ पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं जीवों के आधार पर। यदि हम देखें संरचना के आधार पर शारीरिक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल क्रोमोसोम की। वायरस की यदि हम बात करें तो वायरस के अंदर क्या होते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए व आरएनए दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। ठीक है, डीएनए भी होता है और आरएनए भी पाया जाता है। तो वैसे जैसे हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज के अंदर, बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ होता है आपके डीएनए, और दूसरा ये बात करें हम टीएमवी, जैसे टीएमवी है, इन्फ्लुएंजा है, जो जुखाम का वायरस है, इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर आरएनए युक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो हम बात करें बैक्टीरियोफेज की संरचना की, तो इसमें वायरस जो है, वायरस के अंदर सबसे बाहर की ओर प्रोटीन से बना हुआ कैप्सिड पाया जाता है, और इसके अंदर डीएनए का क्रोड होता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये होता है इसका डीएनए। बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए से बना हुआ आनुवंशिक पदार्थ होता है, और बाहर की ओर इसका कैप्सिड या खोल होता है, जो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है, और जिसके चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है। ये किसी भी दूसरे जीव में प्रवेश करके अपनी क्या करता है? अपनी कॉपियाँ बनाता है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना, गुणसूत्र में एक चीज़ और जुड़ती है कि ये इनमें स्वप्रजनन करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो स्वप्रजनन की क्षमता युक्त ये धागेनुमा संरचनाएं होते हैं। तो इनमें क्या है? स्वप्रजनन की क्षमता, मतलब इनमें कॉपियाँ बनाने की क्षमता होती है। जैसे डीएनए में क्या होता है? डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण, तो रेप्लिकेशन के द्वारा क्या करता है? डीएनए अपनी कॉपियाँ बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे डीएनए पैदा हो जाते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा क्या होगा? इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम बन जाते हैं, इसमें स्वप्रजनन की क्रिया होती है। तो ये हो गया कौन सा डीएनए? वायरल डीएनए या वायरल क्रोमोसोम। फिर दूसरी बात करते हैं हम किसकी? प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये आपको ये समझना होगा कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहेंगे? वे जीव जिनके अंदर, जिनकी कोशिका में केंद्रक है वो झिल्ली रहित होता है। केंद्रक क्या होता है? झिल्ली रहित होता है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? हम इनको असीम केंद्रकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असीम केंद्रकी, जिसमें केंद्रक के चारों ओर क्या ना हो? सीमा ना हो या झिल्ली ना हो, इनको असीम केंद्रकी
जीव कहा जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं इनमें क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और इनमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है जो डीएनए के पैकेजिंग के लिए काम में आती है। तो इनमें यदि बात करें, इनके सदस्य आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है वो इसका सदस्य होता है, और बैक्टीरिया के अंदर जैसा कि आपको पता है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इसमें झिल्ली रहित होगा, यानी केंद्रक जो है वो झिल्ली रहित होता है। तो इसमें यह आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, बिखरा रहता है। कैसे रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो इनका जो डीएनए है ना, ये डीएनए क्या होगा, बिखरा हुआ रहेगा। इसके अलावा इसमें एक प्रकार का डीएनए दूसरा और पाया जाता है जो अतिरिक्त डीएनए के रूप में पाया जाता है, जिससे ये वर्तुल होता है। किस प्रकार का होता है, वर्तुल डीएनए होता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। और ये प्लाज्मिड है ना, ये भी क्या है, लक्षणों का वाहक के रूप में काम में आता है। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के अंदर इस प्लाज्मिड को वाहक के रूप में काम में लिया जाता है, वेक्टर के रूप में काम लिया जाता है। तो ये हो गया कौन सा, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के क्रोमोसोम की, जिसका नाम है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होते हैं, ये आपको पता ही है, इसका वैसे यूकैरियोटिक को क्या कहते हैं, ससीम केंद्रकी कहते हैं। क्या कहा जाता है, ससीम केंद्रकी जीव होते हैं। ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों क्या हो, सीमा हो, ये क्या कहलाएंगे, ससीम केंद्रकी कहलाते हैं, ठीक है। यानी केंद्रक झिल्ली से युक्त केंद्रक झिल्ली से युक्त डीएनए इनमें पाया जाता है, यानी केंद्रक जो है उनके चारों ओर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। तो ये ससीम केंद्रकी हो गए। और इनके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो किसके रूप में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। और ये डीएनए जो है वो किसके द्वारा बंधा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा, हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं। तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इनके केंद्रक के अंदर पाई जाती है। ससीम केंद्रकी जीवों की यदि हम बात करें तो ससीम केंद्रकी या यूकैरियोटिक जीव वे होते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और इनका जो केंद्रक है वो क्या है, इसमें डीएनए जो पाया जाता है केंद्रक के अंदर, ये किससे, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से घिरा रहता है, ठीक है। ये हो गया, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ रहता है, सॉरी, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये नहीं पाए जाते। अब हम बात करते हैं हमें अगले टॉपिक की, जिसका नाम है आपके, सबसे पहले वो गुणसूत्र का हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी, सॉरी आज ही इसका जो लास्ट टॉपिक है पिछले चैप्टर का, हम पिछले चैप्टर की बात कर रहे थे, तो पिछले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था यही इसी वीडियो के अंदर शुरुआत में, कि उसमें जो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे थे, हम लिंग निर्धारण में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्रोमोसोम के बारे में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मनुष्य के शरीर की यदि हम बात करें तो एक तो लिंग और एक अलिंग, ठीक है। तो जीवों में दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मानव में विकृतियाँ जो है, गुणसूत्रीय विकृतियाँ, ये गुणसूत्रीय विकृतियाँ गुणसूत्रों के आधार पर, किसके आधार पर, गुणसूत्रों के आधार पर कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की होती है। गुणसूत्रों के आधार पर यदि हम देखें तो दो प्रकार की होती हैं। एक तो कौन सी होती हैं, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियाँ, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियाँ, एलोसोमल डिसऑर्डर्स, और दूसरी अलिंग गुणसूत्रीय
विकृतियां, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां वे विकृतियां होती है जो किसके कारण होती है? लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होती है। कोई भी अप्रभावी जीन यदि आ जाता है लिंग गुणसूत्रों में, तब इस प्रकार की विकृतियां हैं वो देखने को मिलती है जीवों में। दूसरा, अलिंग गुणसूत्र जो है, अलिंग गुणसूत्र विकृतियां हैं वो अलिंग गुणसूत्रों के अंदर क्या होता है, इनके अंदर कोई परिवर्तन आता है, या तो कोई क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है, क्रोमोसोम की भुजा या कम हो जाती है, या कोई भुजा छोटी रह जाती है, तो इसके कारण से जो विकृति आती है उसे क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां कहा जाता है। तो आपकी बुक के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ टॉपिक अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। तो अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां क्या होती हैं? ऐसी विकृतियां जो किसके कारण आई? अलिंग गुणसूत्र के कारण। तो इसे कहेंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। तो अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां किसके कारण होती है? अलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले आपके दिया हुआ यहां पर डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म जिसे कहा जाता है, क्योंकि मंगोलिया के बच्चों में ये देखा गया और लैंगडम डाउन ने इसकी खोज की थी इस सिंड्रोम की। सिंड्रोम का मतलब होता है संलक्षण। ठीक है, यानी रोगों का समूह जो है उसे सिंड्रोम कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म जो है वो मंगोलिया के बच्चों में देखा गया, और इसके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। और कौन से गुणसूत्र की? 21वें जोड़ी गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र की क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी हो जाती है। इक्कीसवें जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम, 21वां नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाते हैं। 2 क्रोमोसोम होते हैं तो उनकी जगह ये कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। इनमें 2n+1 हो जाएगा। क्या हो जाता है? 2n+1 हो जाता है 21वें जोड़ी क्रोमोसोम में। ठीक है, तो इसके कारण ये होगा। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक गुणसूत्र का बढ़ना। तो इसमें देखिए, जब गुणसूत्र बढ़ते हैं, जैसे 2n+1 हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी कहा जाता है। जब क्रोमोसोम 2 बढ़ जाते हैं तो इसे टेट्रासोमी कहा जाता है। और जब क्रोमोसोम 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे? पेंटासोमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जैसे जैसे ये क्रोमोसोम बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार से उसको नाम दे दिया जाता है। जब क्रोमोसोम की संख्या 2n-1 हो जाए, यानी एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो इसे कहेंगे मोनोसोमी। क्या कहा जाता है? मोनोसोमी कहा जाता है। और जब क्रोमोसोम 2 कम हो जाते हैं, दोनों के दोनों, तो उसे क्या कहेंगे? 2n-2 की जो कंडीशन है उसे नल्लीसोमी कहा जाता है। यानी पूरे के पूरे गुणसूत्र के जोड़े का विलोपन हो जाता है, विलोप हो जाता है, तो इसे नल्लीसोमी कहा जाता है। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये विकृति जो है वो किस कारण से होती है? 21वें जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होती है। ठीक है, अब ये ट्राइसोमी कब होगी? ठीक है, कैसी कंडीशन में होती है? तो ये तब होती है जब महिला 40 वर्ष से अधिक उम्र की है, 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं,
जब क्या करती है, गर्भ धारण करती है, तो क्या होगा, जब गर्भ धारण करती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ओवम में या अंडाणु में कह सकते हैं, अंडाणु में, इसके अंडाणु जो होते हैं, इसके अंडाणु में क्या होता है, 24 क्रोमोसोम होते हैं। अंडाणु के जो 24 क्रोमोसोम हैं ये स्पर्म के यानी शुक्राणु के 23 क्रोमोसोम के साथ में जुड़ करके कितने क्रोमोसोम बना लेते हैं, संतान जो उत्पन्न होती है उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यानी यहाँ पर 21वां जोड़ी है उसकी क्या है, ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, ये पेयर के रूप में आता है। यहाँ पर 21वां जोड़ी क्रोमोसोम जो होता है ना 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में, तो उनमें 21वां जोड़ी है वो उसकी कॉपी हो जाती है और एक बढ़ जाता है, जिसके कारण ये शुक्राणु के साथ में निषेचन करके कुल इनमें कितने शुक्राणु ये क्रोमोसोम हो जाते हैं, गुणसूत्र 46 की जगह कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो 47 क्रोमोसोम होते हैं उसके कारण इसमें विकृति उत्पन्न होती है। जो संतान उत्पन्न होती है उसका क्या होता है, सिर बड़ा होता है और चौड़ा होता है, आकार छोटा, और इनका मुंह खुला हुआ रहता है, जीभ जो है वो बाहर निकली रहती है, निचला होठ है लटका रहता है, और ये जो बच्चे होते हैं ये कैसे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। ठीक है, इनकी बुद्धि का विकास कम होता है। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया अलिंग गुणसूत्र के कारण होने वाली विकृति। ठीक है, जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। इसके बारे में, इसके बाद में आपके 2 विकृतियां और दी हुई है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।